नीट पे, और हम लोग बात कर रहे हैं अनअकैडमी नीट लाइव डेली 2.0 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है डीपीपी नंबर 2 फॉर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये दूसरा सेशन है बच्चों इस वाली सीरीज का, जिसके अंदर हम लोग अब डीपीपीज की बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे शॉर्ट नोट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत है बच्चों यहाँ पे। डीपीपीज और शॉर्ट नोट्स, ये वाला जो लेक्चर्स है ये सभी बच्चों के लिए है। वो सारे बच्चे जो 2021 के नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉपर्स हो या वो 12th में हो या वो 11th में हो। इस सीरीज के अंदर मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, इस सीरीज के अंदर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, और क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट नोट्स मैं आपको देता जाऊंगा। या मैं, अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ कुछ बताया था और 9 सवाल की एक डीपीपी दी थी करने के लिए। आज बच्चों हम लोग उन 9 सवालों को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बेसिस पे अब आने वाली अगली जो डीपीपी नंबर 2 है वो मैं आपको दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, तो बिफोर वी स्टार्ट विद ऑल दीस थिंग्स, लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। बच्चों, माई नेम इज अनु गुप्ता। आई क्लियर जेई लॉन्ग टाइम बैक, एंड तब से मैं जेई और नी, मतलब एक बार मैं पहले मर्चेंट नेवी में था, और उसके बाद से जब से मैं इंडिया वापस आया तब से मैं जेई और नीट की कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, 15 साल हो गए बेटा मुझे जेईई और नीट की कोचिंग देते हुए। इन 15 सालों में मैंने हजारों बच्चों का डॉक्टर या आईआईटी बनने का सपना पूरा करने में अपना योगदान दिया है, और साथ ही साथ मैंने कोटा और न्यू दिल्ली के कई सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स के अंदर मतलब टॉप पोजीशन में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ठीक है, कोटा, जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ये यू मस्ट बी अवेयर कि ये एक कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान का एक कोचिंग हब है छोटा सा, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हर साल अपनी आंखों में सपने संजोए यहाँ आते हैं, और उनका जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो भी काफी हाई होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी जेई का रिजल्ट आया है, जेई एडवांस का, उसके अंदर भी बहुत सारे बच्चों ने, कोटा के बहुत सारे बच्चों ने बाजी मारी है। ठीक है, तो वही जो पैथोलॉजी है, वही जो पढ़ाने का तरीका है, वही जो टिप्स ट्रिक्स मटेरियल है, वही मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आपके घर तक, आपके पास, अनअकैडमी के जरिए और यूट्यूब के जरिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो खैर उसका ऑब्वियसली जो रीजन है मेरा वो यही है कि मुझे बच्चों को हेल्प करने में, बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है, और आई होप कि आपको भी वही उतना ही मजा आए। ठीक है, अच्छा, ये मेरी एंथुसियास्टिक टीम है जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, बहुत ही ज्यादा एनर्जाइज रहती है। लगातार अपने बच्चों को हम लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि भैया पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। फल की चिंता मत करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि भाई अगर आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। मुद्दे की बात ये नहीं कि आज क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, सवाल ये है कि क्या आप 5 साल बाद या आज से 5 साल बाद या मे बी उसके और टाइम, ज्यादा टाइम के बाद आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बने कि नहीं बने, और वो तब पता चलेगा तब, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अब। चलिए भाई शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी टीम का हिस्सा बनना है तो आपके पास टेलीग्राम का जो ऐप है वो होनी चाहिए। ठीक है, आप उसके बाद वेब ब्राउजर में जाइए, वहां पे ये वाला यूआरएल अगर आप डालोगे तो आपको टेलीग्राम के हमारे जितने भी चैनल्स हैं, उनके सारे चैनल्स के, आपको अनअकैडमी के जितने भी टेलीग्राम के चैनल्स हैं उनके लिंक यहाँ मिल जाएंगे। जो भी आपके लिए जो सबसे जो सबसे सूटेबल चैनल है वो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिए और उस चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि हम जो भी इवेंट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं उन सब के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अच्छा, जो ये तो हो गई बात जो होने वाला है। जो हो चुका है उसका क्या, हमने बच्चों बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बना के यूट्यूब के ऊपर रखे हुए हैं। उन सभी वीडियोस का अगर आपको हिस्सा बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वाला जो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल आपको डालना पड़ेगा। कहाँ पे, इसको यूआरएल को डालोगे आप वेब ब्राउजर के अंदर, तो आप एक बहुत ही खूबसूरत चीज से पहुंच जाओगे जिसका नाम है वीडियो बुक। वीडियो बुक जो है ये हमने एक ऐसी चीज बना रखी है जिसके अंदर हमने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं वो सारे वीडियोस के लिंक यहाँ पे अवेलेबल हैं। सीधे सीधे बस वीडियोस के लिंक्स पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़ते चलिए। आपको कहीं भी अपना टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हजारों लाखों वीडियोस पड़े हुए यूट्यूब के ऊपर, उनके ऊपर अपना समय गंवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ हमने यहाँ पे वीडियोस आपके लिए बना रखे हैं बच्चों। ठीक है, अच्छा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों यूजफुल है? ऑब्वियसली बात है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इसलिए यूजफुल है बच्चों क्योंकि जो रीजंस हैं वो देखिए बहुत सारे, बहुत ही खूबसूरत रीजंस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मैं आपसे रिकमेंड करूंगा सबसे सस्ता जो है वो है 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन। 9th 10th या 11th में अगर आप हैं तो यू मस्ट गो फॉर 2 year सब्सक्रिप्शन। और अगर आप 12th या 13th में हैं, 13 मतलब ड्रॉपर्स हैं, तो आप यू मस्ट गो फॉर 1 year सब्सक्रिप्शन।
और ये जो फीस है ये ऑलरेडी बहुत कम है, और ज्यादा अगर आप इस कम फीस को कम करना चाहते हैं, ये फीस लाइक 50 रुपीज पर डे है यार, ये फीस और कितनी कम होगी। ठीक है, 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तो जो एक महीने की फीस है वो 1500 रुपए है, यानी कि पर डे जो फीस आती है वो 50 रुपीज पर डे है। इसको भी अगर आप और कम करना चाहते हो तो ये कोड मैं आपको देता हूँ, ये वाला कोड है अनु10 ये कोड अनु, क्योंकि अनु मेरा नाम है, मैंने आपको कोड दिया है, अनु मेरा नाम है, और 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिल सकता है वो आपको मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड यूज करेंगे तो। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है अनु10, वो कोड आप यूज कीजिए और उससे आपको कुछ फायदे मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि एक्चुअली बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि उस केस में आप जो है वो आप मेरे से सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, और इस केस में मैं जो हूँ वो आपको मेरी जो आपको गाइडेंस है वो आपको मिल जाती है। मेरे 15 साल के जो एक्सपीरियंस है, मुझे पता है बच्चों को किस तरीके की समस्याएं आती हैं और वो समस्याओं का निवारण किस तरीके से हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, एक और जो चीज आपको यहाँ मिलती है वो है ये कि मेरा आपको सपोर्ट मिल जाता है। सपोर्ट से मतलब क्या है? सपोर्ट से मतलब ये है कि आप अगर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेंगे, आपको कोई भी समस्या है, हैरानी परेशानी हो रही है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ें, ये चैप्टर पढ़ेंगे, वो चैप्टर पढ़ें, या आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या आपको मटेरियल की कहीं कोई कमी पड़ रही है, या आपके पास एक्सेसिव मटेरियल हो रहा है कि भाई सर क्या पढ़ूं, बस ये बता दो इससे मेरा काम हो जाए, इस तरीके की जो गाइडेंस है वो गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यूज करते टाइम मेरा यहाँ पे कोड यूज करते हैं, तो ताकि आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ पाएंगे और आपको मेरी मेंटरशिप मिल पाएगी। ठीक है, 1 साल की फीस आफ्टर डिस्काउंट, जो 10% का डिस्काउंट है, 1 साल की फीस ये होती है। 2 साल की जो फीस होती है, 2 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस वो 32,400 रुपए होती है। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं, प्राइस हाइक का अलर्ट ऑलरेडी आ चुका है, और अक्टूबर में ये जो अभी जो प्रेजेंट प्राइसेस मैंने आपको बताई हैं वो हाइक होने वाली हैं बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, ताकि आप टाइम और पैसा दोनों बचा सके। ठीक है, कोड कौन सा यूज करना है? कोड यही वाला यूज करना है, अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिल सकता है वो आपको मिल जाएगा। ज्यादा लालच मत करना, सर हम अनु50 डाल के देखें क्या? अनु50 डालोगे नहीं चलेगा, अनु20 डालोगे तो भी नहीं चलेगा, अनु10 ही चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल ही सकता है 10% का। साथ ही साथ मैंने स्पेशल क्लासेस लेनी भी शुरू कर दी हैं, खैर काफी समय से ले रहा हूं, जिसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाता हूं। इसकी 2 खास बातें हैं, एक तो ये क्लासेस फ्री हैं, और दूसरी जो खास बात है वो यहाँ पे ये है कि इसमें कंप्लीट सिलेबस होता है। ठीक है, रोज शाम को 6 से 7 ये वाली क्लासेस होती हैं। यहाँ पे वेव्स जो है, यहाँ पे मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को मैं वेव्स पढ़ा रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को मैं वेव्स पढ़ा रहा हूँ MWF में, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज को डेली शाम को 6 से 7 की क्लास होती है। इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ EMI और AC। ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल जैसे अनअकैडमी की ऐप पे जो प्लस वाले तरीके से ऐसे पढ़ाया जाता है, कंप्लीट इंटरेक्शन के साथ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, वैसे मैं यहाँ पर आपको सारा का सारा कोर्स ऑफ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आराम से आइए, डेली आइए, क्लास देखिए और खुश रहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लासेस मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ उनके लिंक्स भी आपको इस वाले URL पे मिल जाएंगे। URL कौन सा है? ये वाला URL है tinyurl.com/anusearchspecial। इसी वाले URL पे जाओगे बच्चों तो आपको ये वाली जो नीचे शीट है वो पूरी की पूरी मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो सब एक्टिवेटेड लिंक्स हैं, बस क्लिक करोगे तो वो वाली क्लास स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। अच्छा, एक लिंक यहाँ पर आपको ये वाला भी मिलेगा, ये मेरा लिंक है। ठीक है, ये मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल है उसका लिंक है, इस पे आप क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। बस को आप फॉलो अगर आप कर दोगे तो मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस है उन सबके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो वहां से मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट हो, हैरानी परेशानी है, तो यू कैन डायरेक्टली कम टू मी। चलिए भाई शुरू करते हैं। DPP नंबर 1 जो मैंने आपको पिछली क्लास में दी थी उसके आंसर्स मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं। चलो, आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा, अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को देखते जाते हैं बच्चों। ठीक है, एक सेकंड, एक छोटी सी चीज मैं चेक कर लूं जरा। हाँ ठीक है, तो अगली जो चीज है वो है ये। तो टू वेक्टर्स A and B आर सच दैट A plus B इज A वेक्टर और B वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो है C वेक्टर, और दे ये रखा है कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू C स्क्वायर के बराबर आ रही है। अगर A स्क्वायर और B स्क्वायर का जो रिजल्टेंट है वो C स्क्वायर के बराबर आ रहा है, जैसे आप जानते हैं कि C स्क्वायर की एक्चुअली वैल्यू होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा। बस कुछ नहीं करना है बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। इसको सीधे सीधे जैसे ही मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, जो रिजल्टेंट का स्क्वायर होता है वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता ही है। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। उसको सीधे सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर डाल दिया। जैसे ही डाला, ए स्क्वायर से कटे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से कटे बी स्क्वायर, और 2ab cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई। ए और बी तो 0 है नहीं, इसका मतलब cos थीटा हो गया 0, और इसका मतलब थीटा आ गया पाई बाय 2। इसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में ओरिजिनली परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ के लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। जल्दी से बच्चों मुझे बताते जाना कि आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं। ठीक है। एन कैप यूनिट वेक्टर है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये तो भाई बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एन कैप की डेफिनेशन, किसी भी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने का तरीका यही होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मॉडुलस। ठीक है, जिसको हम लोग एक्चुअली ए कैप के नाम से भी जानते हैं। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यानी कि बेसिकली एन कैप और कुछ नहीं, ए कैप स्वयं साक्षात है, यानी कि आंसर हो जाएगा आगरा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों आगरा। फटाफट क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं बच्चों। मैं फटाफट जितने छोटे हो सकते हैं उतने अच्छे तरीके से उनके सॉल्यूशन बताता जा रहा हूं, ताकि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ही मिल जाए, आंसर्स ही मिल जाए, और सॉल्व करने का तरीका भी आ जाए। इस पूरी सीरीज का मेरा एक ही टारगेट है बच्चों कि जितना ज्यादा हो सके हम कम से कम समय में अपना पूरा जितना भी हम पढ़ चुके हैं, या जो अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी हम उसे बढ़िया से रिवाइज कर लें, और किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का क्वेश्चन छूटे नहीं बच्चों। ठीक है, आज डीपीपी नंबर 2 है, उसके और क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़ेंगे। पहले इन वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। इन अ वेक्टर डायग्राम शोन इन द फिगर, आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। सही बात है, ए इधर गया, बी उधर गया। पहले रामू यहां से चला यहां तक पहुंचा, फिर यहां से चला यहां तक पहुंचा, तो कुल मिला के वो यहां से वहां चला गया। सही बात है भाई, आर वेक्टर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। खास बात यह है कि क्वेश्चन में ही यहाँ पे एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और फिर दे रखा है r इज इक्वल टू बी बाय रूट टू। अगर r दे रखा है b अपॉन रूट टू, एक्चुअली तो ये हो जाएगा कि b साइन थीटा। ये वाली बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी बच्चों। b साइन थीटा की वैल्यू जो है वो r आने वाली है कंपोनेंट्स करते टाइम, या ये ट्रिग्नोमेट्री के टाइम में मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। b साइन थीटा की वैल्यू r आ रही है, r खुद है b बाय रूट टू, यानी कि b साइन थीटा की वैल्यू आ गई है b अपॉन रूट टू। b से b कट गया, साइन थीटा आ गया 1 बाय रूट टू, मतलब थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन है थीटा कितना है, तो आंसर हो जाएगा बॉम्बे। आई होप अभी तक कितने ऐसे बच्चे हैं, जल्दी से वो बताएं, वो चैट में कुछ हाई हेलो लिखें जो जिनके 3 में से तीनों क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, आई वुड रियली बी हैप्पी अगर आपके जितने क्वेश्चन मैंने दिए थे, 9 सवाल मैंने आपको दिए थे, 9 के 9 अगर आपके सही हो जाए तो मतलब दिल खुश हो जाए यार, आपका भी मेरा भी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? प्लीज नोट बच्चों, फॉल्स लिखा है, कहीं ट्रू पे तो टिक करके नहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, सीधी सी बात है, मास स्पीड एंड एनर्जी स्केलर्स हैं। सही बात है, मोमेंटम फोर्स एंड टॉर्क वेक्टर्स हैं। सही बात है, सही है, इसलिए आंसर नहीं है। ठीक है, फॉल्स पूछे हुए हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर विच व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, तो ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो फिर तो एक डी बचता है। अ वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज अ स्केलर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये क्या मजाक है यार, स्केलर एक क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। ये है गलत, इसलिए यही है आंसर, क्योंकि पूछे गए थे फॉल्स वाले क्वेश्चन। समझ में आ गई बच्चों सबको ये वाली बात है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर सी वेक्टर है, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट सी है, और a प्लस बी यानी कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड मिला के ही c का मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो सिंपल सी बात ये आती है कि भाई देखो ऐसा है कि c वेक्टर जो है जिसको a प्लस बी बताया गया है, दैट इज इक्वल टू क्या, उसका होल स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। भाई लगा ले अगर अपन मैथ्स, तो उस हिसाब से तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसको खोल देते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. This is equal to a square plus b square plus 2ab। ओ उधर cos theta नहीं आना था, cos theta राइट हैंड साइड में आना था, लेफ्ट हैंड साइड में cos theta नहीं आना था, वो मैंने मतलब भावनाओं में बह के लिख दिया। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो तो मोदी जी भी बताते हैं, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, अगर आपने कभी न्यूज देखी हो बीच में तो उन्होंने एक बार बताया था किसी एक भाषण में। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया और b स्क्वायर से कट गया b स्क्वायर। अच्छा, तो 2ab की वैल्यू 2ab cos थीटा आ गई। अरे वाह वाह वाह, इसका मतलब तो 2ab भी कट गया और cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई। cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब थीटा हो गया 0। मैथमेटिकली प्रूव कर लिया हमने इस बात को।
वैसे इस बात को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकली नहीं, हम इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हैं कि भैया अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, तभी तो रिजल्टेंट ए प्लस बी आएगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये ए प्लस बी है, ठीक है, तो आंसर तो 0 ही आएगा। पाई बाय 4 या पाई बाय 2 या पाई, पाई का मतलब तो ये हो गया ए इधर है और बी उल्टा है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आता वो तो ए माइनस बी आता या बी माइनस ए आता, जो भी बड़ा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि आंसर हो जाएगा ये वाला, यानी कि वैसे तो खैर आंसर हमने 0 निकाल ही लिया था। ये जो तरीका है ये तो है बिल्कुल फुल प्रूफ तरीका, गधों वाला तरीका। वैसे जब मैं कहता हूँ कोई तरीका गधों वाला तरीका है, इसका मतलब ये नहीं है कि ना तो मैं गधे को डिमीन करना चाह रहा हूँ, ना मैं तरीके को डिमीन करना चाह रहा हूँ। गधों वाला तरीके का से मेरे बहुत काम का तरीका होता है। गधों वाला तरीका जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो ये गधों वाला तरीका ही काम आता है। ठीक है, मतलब पूरा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, उठा के सॉल्व कर दो, आंसर तो आ ही जाएगा। हालांकि अगर हम थोड़े से उस टाइम पे अपनी स्मार्टनेस दिखाएंगे, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाएंगे, तब वो खट से समझ में आ जाएगा कि भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन भी सही कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है उसके बाद। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज r1 वेक्टर, यानी कि r1 स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक बात समझने की कोशिश करना। अगर मैं कह रहा हूं मान लो यहां पर है ए वेक्टर, ठीक है, और यहां पर है बी वेक्टर, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आया वो तो एक्चुअली ये आ गया ना r1 वेक्टर, तो ये आ गया भाई साहब r1 वेक्टर। लेकिन अगर मैंने यहां पे बात करी ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर तो इधर हो गया। अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, अगर ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ, पाई माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब R2 वेक्टर जो दे रखा है वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्चुअली माइनस बी का होल स्क्वायर, पर वो बी स्क्वायर ही बन जाएगा, प्लस 2ab cos ऑफ पाई माइनस थीटा है। नाउ व्हाट इज cos ऑफ पाई माइनस थीटा? वो होता है ए स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस 2a, एक्चुअली वो हो जाएगा 2ab माइनस ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा यहां लिख देता हूं और एक काम करता हूं, आगे प्लस की जगह माइनस लिख देता हूं। तो जैसे ही मैंने प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखा भी आ गया। अब क्या पूछा हुआ है? अब वो इतना से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर ये लिखा, r2 स्क्वायर ये लिखा, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही मैंने इन दोनों को सम किया, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आया? ये a स्क्वायर जुड़ के 2a स्क्वायर बन गए, ठीक है, फिर ये 2b स्क्वायर बन गए, और साथ ही साथ ये 2ab cos थीटा और माइनस 2ab cos थीटा आपस में कट गए। तो कुल मिला के आंसर क्या आया? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब आंसर आ गया कैलकाटा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 6th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है p वेक्टर प्लस q वेक्टर अगर p वेक्टर माइनस q वेक्टर के बराबर है तो दिस कैन बी ट्रू व्हेन। इन चारों में से किस केस में ये वाली बात ट्रू हो सकती है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपसे ये वाली बात कही थी कि अगर यहाँ पे है एक p वेक्टर, ठीक है, और अगर यहाँ पे है एक q वेक्टर, और अगर मैं इस वाले जो पैरेललोग्राम है उसको कंप्लीट कर दूं, तो उस केस में अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था ये वाला जो वेक्टर है ये तो बन जाता है p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर है ये बन जाता है p वेक्टर माइनस q वेक्टर। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, एक डायगोनल p प्लस q और दूसरी डायगोनल p माइनस q। अब खास बात ये दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर, जो पहला थॉट मेरे दिमाग में यहां पर आया था इस क्वेश्चन को देखते हुए, वो ये था कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर तो एक ही केस में हो सकता है, अगर ये दोनों आपस में मतलब ये जो है ये एक रेक्टेंगल बना रहे हो। ठीक है, अगर ये p वेक्टर इधर है और ये q वेक्टर इधर है, और अगर ये दोनों एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो उस केस में ही दोनों डायगोनल आपस में लंबाई में बराबर आएंगे। पर खास बात यहाँ पे ये है बच्चों कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स इक्वेट नहीं किए हुए हैं। प्लीज नोट, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ p वेक्टर माइनस q वेक्टर नहीं लिखा है।
ये नहीं लिखा है, लिखा क्या है, वेक्टर ही बराबर है। ठीक है, अब अगर एक वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में सेम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब P परपेंडिकुलर टू Q, जो पहला थॉट आया था मेरे दिमाग में, वो हो जाएगा गलत। हो सकता है आप में से भी कई लोगों के दिमाग में यही थॉट सबसे पहले आया। ठीक है, P और Q नल वेक्टर भी नहीं है, मतलब ये वाली बात भी गलत हो जाती है, नल वेक्टर हो भी सकते हैं, ऐसा कोई इससे तो नहीं पता चलता। ठीक है, P इक्वल टू Q, P और Q बराबर होते तो ये 2P आता और ये 0 आता, तो ये वाली बात भी गलत हो जाती। एक ही केस होता है अगर Q स्वयं साक्षात ही 0 हो, तो Q को जोड़ा तो भी फर्क नहीं पड़ा, Q को घटाया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों केस में P ही आ गया, यानी कि आंसर हो जाएगा 7th क्वेश्चन में बॉम्बे। ठीक है बच्चों, फिर आता है 8th क्वेश्चन। 8वां सवाल है, इफ वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर सच दैट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मॉडुलस ऑफ a वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ b वेक्टर, मतलब a और b जो है दोनों का मॉडुलस आपस में बराबर है, और साथ ही साथ वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, सॉरी उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड वही है। तो साफ साफ यहां से नजर आ रहा है, हमने लास्ट क्लास में भी इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करी थी। हमने कहा था कि अगर ये रहा a वेक्टर, ठीक है, और अगर ये है बी वेक्टर, ये वो केस है जिस केस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बिकम्स सी वेक्टर, और तीनों का अगर मॉडुलस बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये आ गया आपका सी वेक्टर। ठीक है, और जैसे ही ये आया सी वेक्टर, मैं एक्चुअली कह देता हूं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये तीनों ही एंगल 60 60 60 है। अगर मैं आपसे जल्दी से ये पूछ लूं कि मुझे बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 30 डिग्री होगा या नहीं होगा, सॉरी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पहले तो मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करेंगे, मुझे ये बताओ ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? आंसर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं आएगा, 120 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल नापते टाइम हम दोनों वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। अगर एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर इस तरीके से है और दूसरा वेक्टर ऐसे बना हुआ है, तो हम इन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। टेल टू टेल ज्वाइन करने का मतलब पहले इसको यहां लेके आओ और फिर दोनों के बीच का एंगल नापो। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे कनेक्टेड थे और ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा था, तो हमें इस वाले एंगल से मतलब नहीं है, हमें इनको टेल टू टेल पहले कनेक्ट करना है। ठीक है, पहले इनको टेल टू टेल कनेक्ट करना है और फिर दोनों के बीच का एंगल नापना है, और अब जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब ये पूछ रहे व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। अब मॉडुलस ऑफ a माइनस बी कैसे निकाला जाएगा बच्चों? तो सीधी सी बात ये है कि b वेक्टर इधर है, अब a वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, और b वेक्टर जो होगा वो उल्टा करके वो इधर करके आएगा, ये हो गया b वेक्टर, दोनों के बीच में अब जो एंगल है वो हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, इसका भी मॉडुलस तो ए वेक्टर के बराबर ही है। चलो एक काम करते हैं, इसके मॉडुलस को भी मैं छोटा ए बोल देता हूं और इसके मॉडुलस को भी मैं छोटा ए ही बोल देता हूं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 60, और उसका रूट ये आ गया ए, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस, ये आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस, और वो कितना बन गया ए स्क्वायर प्लस कॉस 60 कितना होता है, हाफ, तो कॉस 60 का हाफ और ये 2 से कट गए, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये आ गया नीचे 3a स्क्वायर और वो a आया बाहर, तो ये बन गया √3a। ठीक है, यानी कि आंसर आ जाएगा बच्चों दिल्ली। तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर है वो बन जाएगा दिल्ली। समझ में आ गई सबके ये वाली बात है? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन। अब बहुत ही आसान सवाल, अ फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन इसमें आप ये फंसने के चांसेस हैं, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे ऐसे हों जिन्होंने 8 सवाल सही कर लिए हों और यहां पे एक छोटी सी बात में आके फंस जाएं। ठीक है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है, इट मस्ट बी अ वेक्टर, मस्ट बी अ स्केलर, मे बी अ वेक्टर या नन ऑफ दीज। तो वही मस्ट बी अ स्केलर तो पक्के से ही गलत है, वही स्केलर का तो डायरेक्शन होता ही नहीं है। मस्ट बी अ वेक्टर या मे बी अ वेक्टर, आंसर इज मे बी अ वेक्टर।
मस्ट बी ए वेक्टर गलत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था, अगर करंट की मैं बात करूं तो करंट का डायरेक्शन होता है पर फिर भी वो वेक्टर नहीं होता है। तीन कंडीशंस थी इस वेक्टर के लिए, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका डायरेक्शन होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूं कि भाई यहां से 1 एम्पियर का करंट आया और यहां से 2 एम्पियर का करंट आया और एक तार इधर चला गया, तो बताओ कुल मिला के इसमें करंट कितना गया? तो आप सीधे सीधे 3 एम्पियर बोलोगे, भले ही आपने क्लास 12 ना पढ़ी हो, ठीक है, तब भी आप 3 एम्पियर बोलोगे। ये नहीं पूछोगे ये पहले पहले मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना था, ना 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 ना, पहले ये एंगल बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। फिर मैं बोलूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट। उस तरीके से फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सीधी भाई यहां से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज आया, यहां से 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज गया, तो वहां से 1 सेकंड में 3 कूलम चार्ज निकल गया इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा। दैट मींस करंट डज नॉट फॉलो न्यूटन सॉरी करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, और इसीलिए वो एक वेक्टर नहीं है बच्चों। चलिए, तो यहां पे हमने समाप्त किया पिछली डीबीपी का डिस्कशन। आई रियली होप कि आप में से कई सारे बच्चों के, या आप मे बी, मैं तो उम्मीद तो खैर मैं ये करता हूं कि आप सबके ही जिन्होंने भी सिंसियरली अटेम्प्ट किया है उनके 9 में से 9 सवाल सही हुए। लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 8 भी सही होंगे, 7 भी सही होंगे। मैं तो कहता हूं एनीथिंग अबव 6 इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपके 6 से कम है तो थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की अपने को जरूरत है बच्चों, क्योंकि अपने को पहुंचना है वहां, कहां, कम से कम 720 में से अपने को 610 620 का स्कोर हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। क्योंकि मुझे कुछ भी हो जाए, मेरा बस एक ही टारगेट है कि आपको मुझे पहुंचाना है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की मेडिकल सीट के ऊपर बैठा हुआ देखना चाहता हूं मैं आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको कम से कम 610 620 का काम टारगेट लेके चलते हैं, ताकि अगर मान लो 5-10 नंबर कम भी रह गए तो भी आई जस्ट होप, देखते हैं वैसे इस साल क्या कट ऑफ आती है। हालांकि जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि कई सारे इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत सारे बच्चों के लिए ऑलरेडी अराउंड 20 से 25 बच्चों के लिए वो ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि ये तो 720 में तो 720 ही ला रहे हैं। तो मतलब दैट इज मतलब क्वाइट स्केरी, क्या बात कर रहे हो, तो पूरे ही लिया है तो फिर हम क्या करेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग 600 का अपना इसीलिए टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। एंड लेट्स जस्ट मतलब अगर हम फील एम फॉर परफेक्शन देन वी विल लैंड अप विद एक्सीलेंस, ठीक है। अगर हम गुड के लिए मतलब टारगेट करेंगे तो हम उसके नीचे ही कहीं पहुंचेंगे, जहां टारगेट करोगे उससे थोड़ा नीचे पहुंचोगे। इसीलिए हम कोशिश करेंगे बिल्कुल परफेक्शन की तरफ। 9 में से 9 सही होने चाहिए, 8 भी हो जाएगा तो चलो ठीक है, काम चला लेंगे, लेकिन कोशिश हमारी है कि सारे सही होने चाहिए। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ी सी आज के बारे में नोट्स। अगली चीज है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, या इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वो है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। क्या होते हैं कंपोनेंट्स? तो भाई कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब ही होता है कि भाई टुकड़ा है, और क्या। अब अगर जैसे मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, फटाफट फटाफट जवाब देते हम जाना। अगर मैं कहता हूं यहाँ पे एक वेक्टर था ए वेक्टर, तो जल्दी से मुझे बताओ इस वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? थोड़ा सा रैंडम सा क्वेश्चन है, लेकिन आई होप आप इसका जवाब दे पाएंगे। ये अगर ए वेक्टर था, इसके कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो आंसर है इसके, और ऑप्शन मैं आपको हमेशा दे सकता हूं। ऑप्शन है 2 हो सकते हैं, ठीक है, दूसरा है 3 हो सकते हैं, और फिर तीसरा है 0 हो सकते हैं, और चौथा है मतलब डी ऑप्शन है इनफाइनाइट। तो बेसिकली इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कितने कंपोनेंट्स में से जुड़ जुड़ के ये चीज बनी है। वो तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि मतलब ये भी हो सकता है कि कोई यहां से यहां गया और फिर यहां से वहां चला गया, तो भाई 2 कंपोनेंट हो सकते थे, ठीक है। कोई ये भी कह सकता है कि एक ये था और एक 0 था, एक ये ओरिजिनल येलो वाला था और एक 0 था। कोई ये भी कह सकता है नहीं, कोई यहां से यहां गया, फिर 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 यहां से यहां गया, और फिर यहां से यहां पहुंच गया, तो 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट्स बन गए। कोई यह कह सकता है कि भाई कितने मतलब कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? भाई ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कहीं से भी जा सकता हूं। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो इनफाइनाइट आ ही सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई कि कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, भाई इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं, नहीं चलो अपन 2 ही कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ 2 कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं तो भाई 2 कंपोनेंट्स के कितने सेट पॉसिबल है? दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चों क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? 2 कंपोनेंट्स के हाउ मेनी सेट्स ऑफ 2 कंपोनेंट्स आर पॉसिबल? तो भाई उसमें हो सकता है कि किसी के दिल में ख्याल है कि सर 2 कंपोनेंट के तो मतलब एक ही सेट पॉसिबल है कि भाई 2 चीजों को मिलाया है ये मिल गया। नहीं,
दो कंपोनेंट्स के कितने सेट पॉसिबल हैं? अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस बदल देता हूँ थोड़े से। ऑप्शंस अब जो है वो आपके सामने आ रहे हैं, वो ये है कि एक मिनट ये सब मैं हटा दूं। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे छोटे छोटे सवाल है जो मैं इसी पन्ने पे लिखता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन था कि एक्चुअली क्या, पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था कि कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल है, तो भाई इनफाइनाइट कंपोनेंट्स पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्वेश्चन है एक, वो है हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। ये एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। चलो ऑप्शंस हैं, ए इज वन सेट, बी इज दो सेट्स पॉसिबल है, सी इज क्या बोलूं जीरो, और डी इज इनफाइनाइट। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। चलो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर ये एक वेक्टर है तो इसके कितने सेट्स पॉसिबल हैं, मतलब दो वेक्टर्स के कितने सेट पॉसिबल हैं जिनका रिजल्टेंट यही वाला वेक्टर आ जाए। तो वो हो सकता है कोई यहां से जाके यहां आ गया, एक सेट ये वाला हो गया, फिर कोई यहां से जाके यहां भी तो आ सकता है, फिर कोई यहां से जाके यहां आ सकता है, कोई यहां से जाके और आगे चला गया, एक आगे जाके पीछे आ गया, एक इधर से जाके उधर चला गया। तो ऐसे ऐसे भी बहुत सारे सेट्स पॉसिबल है, यानी कि आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट। हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स आर पॉसिबल, आंसर इज इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि अब मुझे ये बता दीजिए हाउ मेनी सेट्स ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, अगली जो चीज आती है वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर ये वैसे इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे आता है। अगला क्वेश्चन है ये कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। यहां पे मुझे लगता है आप फंस सकते हो भाई। इस वाली पूरी की पूरी सीरीज में मेरा एक ही टारगेट है, वो क्वेश्चंस पूछना जिनमें आप शायद फंस जाओगे। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज इनफाइनाइट। जल्दी से मुझे बताओ इनमें से क्या आएगा। हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि भैया अगर यहां पे एक वेक्टर ये वाला है, ठीक है, हो सकता है किसी के दिल में ख्याल है परपेंडिकुलर सेट्स ऑफ कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया, वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो देखो हो सकता है आपके दिल में ख्याल है सर एक वेक्टर ये रहा और ऐसे ही एक अपन ने यहां बना दिया, बन गए, बस खत्म। और क्या, एक सेट ये रहा। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो ये वाला बना के और ये वाला बनाऊंगा, तो आप कह रहे हैं सर क्या उल्लू बना रहे हो, ये वाला और तो ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर तो सेम ही है, ये वेक्टर सेम है। ठीक है, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो आपने ही तो कहा था कि अगर मैं वेक्टर को बिना डायरेक्शन और बिना लंबाई चेंज किए इधर से उधर सरका दूं तो वो वही वाला वेक्टर दे देता है वापस। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर बन जाएगा, ये ए वेक्टर है तो ये वाला ए वेक्टर बन जाएगा। अगर ये ए है ये भी ए है तो ये तो वही वाला सेट हो गया ना सर। बिल्कुल सही बात है। तो अब सवाल ये आता है कि अगेन मैं फिर से पूछ रहा हूं ये वाले क्वेश्चन के बारे में, बच्चों इसी क्वेश्चन के बारे में अभी भी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू परपेंडिकुलर या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, एक ही वेक्टर के कितने सेट पॉसिबल हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के। तो यानी एक तो ये वाला हो गया, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। और भी पॉसिबिलिटीज है क्या, या एक ही सेट आंसर आ जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर देता, मान लो इस वेक्टर को डायमीटर मानते हुए मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया। अगर मैंने एक सर्कल बनाया, शायद आपको ये बात पता होगी बच्चों कि एक सर्कल के अंदर जितने भी ट्राइंगल बनते हैं वो राइट ट्राइंगल्स बनते हैं। सुनिएगा ये वाली बात, जितने भी ट्राइंगल बनते हैं राइट ट्राइंगल बनते हैं। इसका मतलब मैं यहां से यहां जाके इधर जाता हूं, आ जाऊं, तो भी ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो इसी के कंपोनेंट्स हैं और आपस में परपेंडिकुलर है। जाने को मैं यहां से जाके यहां भी आ सकता था, ठीक है, यहां से जाके वहां भी जा सकता था, यहां से जाके वहां भी जा सकता था, ये वाला भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं। तो ये अपने आप में छोटे छोटे सवाल है बच्चों, जो बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर पॉसिबल, आंसर इज इनफाइनाइट।
ठीक है। हाँ, अगर एक्चुअली आप इस तरीके के कंपोनेंट्स की बात करो जहां पे आपने एक्सिस को फिक्स कर रखा है कि नहीं एक एक्स एक्सिस में आना चाहिए कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस में आना चाहिए, तो फिर ये हो जाता है कि फिर तो भाई एक ही सेट पॉसिबल है क्योंकि यहां से यहां गए, यहां से यहां गए और ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर एक्सिस फिक्स नहीं है, कहीं भी आ सकता है वेक्टर, तो उस केस में एक और डायग्राम आपके लिए बनाया था ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा सिंपल लगे देखने में कि अगर एक वेक्टर मैंने ये बनाया ये वाला और उसके चारों तरफ मैंने खींच दिया एक गोला, तो अगर मैं गोला खींचा गोला खींचा गोला खींचा गोला इस तरीके का बन गया। अब यहां से रवाना होकर वहां पहुंचना है, बस यही तो करना है ना। ठीक है, अगर मुझे यहां से रवाना होके वहां पहुंचना है तो मैं यहां से यहां जाके भी जा सकता हूं, दो ही वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो तीन तीन चार पांच की तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? शायद आपने पढ़ा होगा एनी ट्राइंगल इनसाइड अ सेमी सर्कल इज अ राइट ट्राइंगल, पढ़ाई गई वाली बात बचपन में। तो यहां से यहां गए, यहां से इधर चले गए तो ये भी राइट ट्राइंगल बन गया, यहां से इधर गए इधर चले गए तो भी राइट ट्राइंगल बन गया। और इसका मतलब ये सब ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है और दोनों इस येलो वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स भी हैं। समझ में आ रही है बच्चों सबको ये सारी बातें? क्लियरली समझ में आ रही है? बिल्कुल बढ़िया शानदार बिंदास। ठीक है, अगर आपको इतनी ही खूबसूरती से ये बातें समझ में आ रही हैं, अब इसमें मैं खैर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये कह सकता हूं कि भाई अगर जैसे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में था भी कि अगर तीन वेक्टर है वो तीनों अलग अलग प्लेन्स में हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, या दो वेक्टर अगर अलग अलग प्लेन में है, तो एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे आ गया, तो उस केस में बेसिकली दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में कहलाएंगे, क्योंकि अगर मैंने एक वेक्टर ऐसे खींचा रैंडमली एक वेक्टर ऐसे बोल दिया, तो जब मैं दोनों को टेल टू टेल जोड़ूंगा तो ये एक ही तो प्लेन है ये वाला। दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में लाया करते हैं। हमारा मान लो मैंने इसको ऐसे उछाला और गिर गया वो, चलो कोई बात नहीं। अगर मैंने इसको ऐसे उछाला और एक वेक्टर इधर है, इसको रैंडमली ऐसे घुमाया और एक वेक्टर इधर छोड़ दिया, क्या ये दोनों एक ही प्लेन में है? हाँ, टेल टू टेल जोड़ो, टेल टू टेल जोड़ते ही दोनों एक ही प्लेन में आ गए। समझ में आ रही है वाली बात? तो दो वेक्टर तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, लेकिन तीन वेक्टर अगर होते, पर चलो अब तीसरा वेक्टर, अब मेरा एक वेक्टर तो उड़ गया मेरा, चलो तीसरा वेक्टर मान लो ये वाला है, बहुत है मेरे टेबल में बहुत सारे वेक्टर पड़े हैं, तो अगर एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, ये तीनों अलग अलग प्लेन्स में है। ठीक है, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो कैसा आएगा कि भाई इसको यहां पे जोड़ दिया, ठीक है, और फिर इसको यहां पे जोड़ दिया, तो अब अगर ये तीनों नॉन कोप्लेनर है तो जो यहां से शुरू होकर उधर तक जो रिजल्टेंट जाएगा ऊपर तक, वो एक और वेक्टर बन जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों ये वाली बात है? तो खैर एनीवेज मुद्दे की बात यहाँ पे ये है, अभी तो मैंने थोड़ा सा मैं 3D में चला गया, आते हैं इसके ऊपर बाद में, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारे बहुत काम आने वाली बच्चों। सबसे ज्यादा काम की जो चीज होती है वो होता है आई कैप और जे कैप। ठीक है, साथ में एक के कैप भी होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं यूनिट वेक्टर, मैंने एक्स के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर देखा उसका नाम रखा आई कैप, और वाई के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर रखा उसका नाम रखा जे कैप। ऐसे ही पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम होता है के कैप। तो भाई ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ऊपर की तरफ चलो वाई बाहर निकाल लेते हैं, और ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। ठीक है, तो अगर ये एक्स है ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, तो ये इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है वो कहलाता है आई कैप, इस डायरेक्शन में जो होता है वो कहलाता है जे कैप, और इस डायरेक्शन में जो होता है वो कहलाता है के कैप। यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू बता रहा हूं। अब अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया मान लो ax। ठीक है, जैसे ये यहां पे दे रखा है ax। ठीक है, अगर उसका मैग्नीट्यूड है ax, अगर एक वेक्टर मान लो रिजल्टेंट यहां कहीं होता, कहां गया, एक और वेक्टर मिल जाए मुझे, ये मिल गया मुझे एक और वेक्टर। अगर मान लीजिए ये एक और वेक्टर है यहां पे, ये हरा वाला बना दिया मैंने। ठीक है, अगर ये एक और एक वेक्टर यहां होता, ठीक है, ऐसे, हाँ, तो क्या होता? उस केस में ये होता कि ये होता वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट x में है, एक कंपोनेंट y में है और एक कंपोनेंट z में। चलो अपन थोड़ी देर के लिए z को भूल जाते हैं, लेट अस जस्ट कंसीडर x एंड y। तो उस केस में तो फिर यही वाला हो गया जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि भाई ये a वेक्टर है, उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। जैसे अगर ये a वेक्टर है तो उसके अगर मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से यहां तक एक वेक्टर आया, ठीक है, फिर ये नीचे से लेके ऊपर तक एक और वेक्टर आया। ठीक है, रंग जरा हल्का हो गया, ये एक मिनट, ये यहां से यहां तक एक वेक्टर आया और यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक एक वेक्टर आया। ठीक है, यही वाले वेक्टर को मैं यहां दिखा सकता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम वेक्टर ऑफ एडिशन से एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर ये रहा, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये रहा,
और ट्राइंगल से मैं ये बात जानता हूं जो हमने लास्ट क्लास में बोली थी, ये जो दूरी है ये एक cos अल्फा हो जाएगी, पास में जो क्लोज वाला जो लाइन है वो cos, C फॉर क्लोज, C फॉर cos, और जो दूर वाली जो लाइन है यानी कि ये वाली लाइन अल्फा के दूर वाली लाइन वो हो गई साइन। तो इसकी लंबाई हो जाएगी a sin अल्फा, और वही चीज a sin अल्फा यहाँ पे नजर आ रही है। तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ x और y में है तो इस डायरेक्शन में जो लंबाई हो गई वो a cos अल्फा हो गई, और इस डायरेक्शन में लंबाई हो गई वो a sin अल्फा हो गई। ये हो गया a cos अल्फा, ठीक है, ये है a sin अल्फा। अगर मैं बोलूं ये वेक्टर क्या है, तो वेक्टर वुड बी गिवन बाय a cos अल्फा i कैप प्लस a sin अल्फा j कैप, क्योंकि ये वाला वेक्टर पूर्ण रूप से कहलाएगा क्या, मैग्नीट्यूड है इसका a sin अल्फा, डायरेक्शन है j कैप, तो ये वेक्टर कहलाया a sin अल्फा j कैप। ऐसे ही ये वाला वेक्टर क्या कहलाया, a cos अल्फा इसका मैग्नीट्यूड है और i कैप इसका डायरेक्शन है, तो ये बन गया a cos अल्फा i कैप। और जो a वेक्टर है वो एक्चुअली इन दोनों का सीधे सीधे सम है ना, इसीलिए मैंने a वेक्टर को लिख दिया a cos अल्फा i कैप प्लस a sin अल्फा j कैप। समझ में आ गई बच्चों? अगर ऐसे ही इसका एक के डायरेक्शन में कंपोनेंट भी होता, मतलब z डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होता, तो हम कहते हैं इधर ax इधर ay इधर az, तो उस केस में वेक्टर कहलाता ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। डायरेक्शन आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा डायरेक्शन जो है वो इस जगह पे दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ax i कैप और ay j कैप, ये ay j कैप, ये ax i कैप और az k कैप, और तीनों का जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा एक वेक्टर, ठीक है। क्या समझ में आ रही है बच्चों ये वाली सारी बातें? चलो ठीक है फिर, हाँ क्लियर है अभी तक सब? अब यहाँ ये जो बातें मैंने अभी तक बोली हैं वो सारी की सारी बच्चों यहाँ पे बिल्कुल लाइन से लिखी हुई हैं, आप बहुत प्यार से इसको देख के और समझ सकते हो। डायग्राम पीछे वाला देखते जाओ, ओ ए ओ बी ओ सी सब दिया हुआ है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, वहां से यही वहीं से हमें समझ में आया कि ओबी की वैल्यू ओ ए कॉस अल्फा हो जाएगी, उसी को हमने ए एक्स बोल दिया, ए एक्स हो गया ए कॉस अल्फा। ऐसे ही ए वाई हो जाएगा ए साइन अल्फा, तो वाई कॉम्पोनेंट हो गया ए साइन अल्फा, एक्स कॉम्पोनेंट हो गया ए कॉस अल्फा, और ये एक्स आ गया, ए एक्स मतलब एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए वाई मतलब वाई कॉम्पोनेंट ऑफ ए। और इन सारी चीजों को लिखा सबको मिला जुला के जब हमने बोला तो कुल मिला के जो बात आई वो आई ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए साइन अल्फा जे कैप। अब सीधी सी बात यहाँ पे एक बात ये भी आ गई कि अगर इधर है ए एक्स और इधर है ए वाई और रिजल्टेंट है ए और ये एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए वाई बाय ए एक्स, ठीक है। और ए वाई कितना है वैसे भी बताइए, ए वाई की वैल्यू कितनी आई थी ए साइन अल्फा, और ए एक्स की वैल्यू क्या आई थी ए कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा वो भी आ जाएगा tan अल्फा, तो यहां से वो भी चीज आ जाएगी, ठीक है। ये ए एक्स का स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो यानी कि मॉडुलस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और मतलब जो दूरी आ जाएगी ये दूरी ये पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये कह सकते हैं अगर ये है ए वाई और ये है ए एक्स, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू आ गई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। समझ में आ गई बच्चों ये वाली बात है सबको, ठीक है। तो वो मोस्ट वाली मेरे पीछे चुप गया होगा तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर, ये आ गया मॉडुलस। तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस निकालने का यही तरीका है, अगर ये 3 डायमेंशन में होता तो x और y और z तीनों में ही हम लोग मॉडुलस निकाल लेते, ठीक है। चलो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, 4-5 क्वेश्चन देखते हैं सुंदर सुंदर से। जैसे कि ये एक क्वेश्चन ये वाला आ गया कि भाई ये जो फोर्स है वो 4 न्यूटन दे रखी है, ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है, क्या आप मुझे जल्दी से बता सकते हो कि इसका x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट क्या क्या आएंगे? x कॉम्पोनेंट और y कॉम्पोनेंट निकालने हैं बच्चों, तो यहाँ वाला जो कॉम्पोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हो जाएगा 4 cos 30। तो जिस एंगल को हम लोग सीधी सी बात है, जिस एंगल को हम लोग मतलब यहाँ पे जिस एंगल को क्रॉस करके जा रहे हैं उसका कॉस, सीधी सी बात है ऐसे याद रख लो, ठीक है भाई। जब 4 ऐसे था और जिस एंगल को क्रॉस किया 30 डिग्री को क्रॉस किया ना, तो 4 cos 30। ऐसे ही जब यहाँ पे हमने जब यहां से यहां जाने की कोशिश करें तो कौन से एंगल को क्रॉस किया 60 को, तो ये हो जाएगा 4 cos 60। cos 60 लिखो या sin 30 लिखो एक ही बात है, ऐसे ही cos 30 लिखो या sin 60 लिखो एक ही बात है। 4 cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 30 होता है √3/2, तो 2 into √3,
और cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो होती है हाफ, तो ये हो गया 2। अगर यहाँ पे आई कैप होता और अगर यहाँ पे जे कैप होता तो मैं खुशी खुशी ए वेक्टर को लिखता 2√3 आई कैप प्लस प्लस क्या, प्लस 2 जे कैप। समझ आ गई वाली बात बच्चों सबको? क्लियरली कंपोनेंट्स लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है हमारे बच्चों को, और मैंने अक्सर देखा है कि जब भी एफबीडी बनाते हैं तो वहां पे जो हमें जो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लेने होते हैं, ये कंपोनेंट्स निकालने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब हमको यहाँ पे समझ में आ गया, आई कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया 2√3, जे कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया 2, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2√3 हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट 2 हो गया। समझ आई बच्चे? Next question. What are the x and y components of 25 meter displacement at an angle of 210 degree with the x axis? 210 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 180 में भी 30 और जोड़ दिया। इसका मतलब ये क्या, जो भी एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, एंड वैसे तो लिख दिया यहाँ पे इन्होंने, लेकिन नहीं भी लिखा होता है तो भी जो एंगल नापा जाता है वो हमेशा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाता है। आपको पता है ये टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, 210 डिग्री की बात कर रहा है मतलब और 30 डिग्री आगे चला गया, तो जो रिजल्टेंट है वो यहां आ रहा है, ये आ गया 25, यहां पे एंगल है 30 डिग्री, यहां पे एंगल है 60 डिग्री। अगर मैं इसके रिजल्टेंट्स की बातें करूं तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएंगे बच्चों? रिजल्टेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे यहां नजर आएगा एक वेक्टर तो इधर की तरफ आ जाएगा कंपोनेंट, और सॉरी रिजल्टेंट तो यही है, कंपोनेंट जो आएंगे वो किस डायरेक्शन में आएंगे, एक कंपोनेंट नीचे आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया। पहले इसका लंबाई निकाल लेते हैं, तो इसकी जो लंबाई आएगी वो आ जाएगी, कौन सा एंगल क्रॉस करके आए हम, 60 को, तो ये आ जाएगी 25 cos 60। यहाँ पे कौन सा एंगल क्रॉस करके गए, 30, तो यहाँ पे आ जाएगी 25 cos 30। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20 cos 30 एंड cos 60? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आ गया 25√3/2, और cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ गया 25/2। अब सवाल ये है कि डायरेक्शन क्या है। प्लीज नोट बच्चों, यहां पे डायरेक्शन होता है आई कैप, तो यहां पे डायरेक्शन होगा माइनस आई कैप। ऐसे अगर ऊपर डायरेक्शन होता है जे कैप, तो नीचे जो डायरेक्शन है वो उसका उल्टा होगा, वो होगा माइनस जे कैप। तो अगर ये वेक्टर कोई ए वेक्टर था तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ए वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, कहां जाएगी, ए वेक्टर इज इक्वल टू, पहले तो एक्स कंपोनेंट वाला कोई सा भी कंपोनेंट आप पहले लिख सकते हो, एडिशन ही तो है, चलो एक्स वाला लिख लेते हैं, वो कितना आ गया 25√3/2, तो हो गया मैग्नीट्यूड किधर, माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप, प्लस दूसरा क्या आया 25/2 माइनस जे कैप, तो यहां पे आ गया 25/2 विद अ माइनस साइन जे कैप। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली ये बीच वाला जो प्लस है वो हटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -25√3/2 आई कैप माइनस 25/2 जे कैप। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर फॉर्म कहते हैं बेटा इसको। इसका नाम क्या होता है, ये जो फॉर्म होती है जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है ये कहलाता है यूनिट वेक्टर फॉर्म, आई कैप जे कैप वाली जो फॉर्म होती है यूनिट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसको मैंने यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल कंपोनेंट्स को तोड़ने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। इनफैक्ट वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हम लोग एक्चुअली जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे थे ना, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन तरीकों से हम लोग ऐड नहीं करते, हम ऐसे ही करते हैं, यूनिट वेक्टर फॉर्म से ही हम लोग इसको ऐड करते हैं और उसी से हम लोग खुश रहते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि अब दो वेक्टर्स को ऐड करना होगा तो सीधे सीधे ऐड किया जा सकता है, आई कैप कॉमन निकाला, आई कैप वाले सारे वेक्टर्स एक साथ जोड़ दिए, सारे कंपोनेंट एक साथ जोड़ दिए, जे कैप वाले सारे एक साथ जोड़ दिए और रिजल्टेंट निकाल के लिख दिया। जैसे कि पहले मतलब एक दो क्वेश्चन और पहले कंपोनेंट से कर लेते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन उसके भी करेंगे। ठीक है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर इज 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात है, तो अब उन्होंने ये कहा कि ये y मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, रेक्टेंगुलर मतलब आपस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और जो ओरिजिनल वेक्टर था वो था 60 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, एक जो वेक्टर था वो ये वाला मान लेते हैं, वो था 60 किलोमीटर पर आवर का। ठीक है, उसका एक कंपोनेंट बता रखा है 30 और दूसरा कंपोनेंट पूछा है, एक कंपोनेंट ये रहा, दूसरा कंपोनेंट यहां मान लेते हैं। अगर मान लो ये कंपोनेंट ए है, ये बी है, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये दूरी भी ए हो जाएगी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 60 स्क्वायर हो जाएगी, जिसमें ए जो है वो इन्होंने खुद ही बता रखा है 30 है, ए नहीं, ए या बी कोई सा भी, कोई एक 30 बता रखा है और दूसरा पूछा है, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर।
यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 60 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 60 का स्क्वायर। एक काम करो 30 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचा, ये 2 रह गया, 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस और ये 1 ये रूट, तो ये आ गया 30√3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो यूनिट यहाँ थी किलोमीटर पर आवर वही यूनिट यहाँ भी चल रही है और ये आ गया 30√3 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, चेक करना हो तो आप ये कर सकते हो, इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो और ऐड करके रूट लो, देखो 60 का स्क्वायर आना चाहिए। आ रहा है क्या, आ ही जाएगा, कहां जाएगा बेचारा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्लास मतलब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि एक वेक्टर दे रखा है, दूसरा वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने पूछा, यहाँ पे दो चीजें पूछ ली है। एक तो यूनिट वेक्टर निकालो किसके डायरेक्शन में, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के डायरेक्शन में। तो भाई ए वेक्टर तो दे रखा है ना, ए वेक्टर दिया है आपको, जल्दी से अगर आप चाहो तो आप भी ये वाला क्वेश्चन मेरे से पहले सॉल्व कर सकते हो। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हो गया ए वेक्टर। और ऐसे ही बी वेक्टर की वैल्यू आएगी माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जैसे ही आपने इन दोनों को घटाया तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आया, घटाया तो ये आ गया 3i कैप और जे कैप से जे कैप घट गया और ये आ गया प्लस के कैप। ठीक है, ये आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पर बात यह है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा नहीं था, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा था। किसी भी वेक्टर पे डायरेक्शन में अगर कोई मान लो आपको कोई सी वेक्टर दे रखा है तो सी कैप कैसे निकालते हैं, सी कैप आज ही हमने ये वाली बात देखी थी। सी कैप क्या होता है, सी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर, यानी कि इसका मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस निकालोगे कैसे, इसका मॉडुलस निकालने का तरीका ये हो जाएगा कि भाई देखो ऐसा है कि अगर 3 तो आई कैप है और 1 के कैप है और आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, जे कैप में 0 है, के कैप में 1 है, तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब यहाँ पे हमने देखा भी था एक अभी क्वेश्चन के अंदर, ये रहा। अगर ये वाला वेक्टर होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है या उसका जो मैग्नीट्यूड होता है पूरे पूरे वेक्टर का, वो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का होल अंडर रूट होता है। तीनों वेक्टर को, तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग स्क्वायर करो, ऐड करो और रूट ले लो। तो यहाँ पे तो यही कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे जे कैप का तो कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब y कंपोनेंट तो है ही नहीं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 1 का रूट, तो वो आ गया √10। अब ए वेक्टर ये पता है, मॉडुलस ये पता है, डिवाइड कर दो दोनों को। जैसे डिवाइड करोगे वो 3i कैप प्लस के कैप अपॉन √10 यानी कि आंसर आ जाएगा आगरा। समझ में आ गई बच्चों, क्लियरली समझ में आ रहा है सब कुछ। अच्छा, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, निकाल सकते हो क्या। तो आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया √2। वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड है √2 और एन कैप जो होता है वो होता है एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 और वही बन गया हमारा आंसर। तो आंसर यहां हो जाएगा कैलकाटा। समझ में आ गई बच्चों आपको। चलिए, आई होप आपको वेक्टर्स के और कंपोनेंट्स की थोड़ी बहुत फील आई होगी। डीपीपी नंबर 2 बच्चों मैं आपके लिए दे रहा हूं। ये सवाल है ऑब्वियसली, जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो वो ज्यादा आसान होते हैं, जब देता हूं तो ज्यादा मजेदार होते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास बहुत सारा टाइम होता है घर पे। तसल्ली से करो क्वेश्चंस को, ये कोशिश मत करो कि सर 30 सेकंड में सवाल होना चाहिए। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 4 मिनट, 5 मिनट आराम से लो जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। प्लीज दो काम मत करना, एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं, दूसरा सोल्यूशन जानना नहीं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन किसी से जान लेते हो या उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, ये दो वो केसेस हैं जिनमें आप कुछ नए सीखने की पॉसिबिलिटी का मर्डर कर देते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कोई चीज नई चीज सीखो, तो यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। मतलब जितना भी बड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश छोड़ना नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर आपसे समय लग गया कि आप 15 मिनट हो गए यार नहीं हो रहा है यार, लेकिन मैंने दिमाग पूरा लगा लिया, मैंने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया है, तो उसके बाद तो जब आपको सोल्यूशन भी पता चलेगा ना, तो भी उस बात के रिटेन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ध्यान रखना बच्चों, अगर आप 30 सेकंड आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखा, अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया, तो अगर कोई बता भी देगा ना आपको सोल्यूशन, तो भी आपको याद रखने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। हमारा टारगेट कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम
अब से 8 से 10 महीने तक आपको ये सोल्यूशन याद रहे, इतना तो हमारा टारगेट मिनिमम होना चाहिए। और उसके लिए पहले आपको इमोशनली अटैच होना पड़ेगा क्वेश्चन के साथ कि यार हो क्यों नहीं रहा, होएगा कैसे नहीं, तू तो क्या तेरे पिताजी भी होंगे यार, मतलब वो वाला जोश आना चाहिए, उसके बाद ही मजा आएगा बेटा। ठीक है, चलो उसके बाद अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जैसे नहीं होगा और किसी ने एकदम से बताया इसको ऐसे करेंगे, ओ यार ऐसे करना, ठीक है, तो वो जो फील आती है ना, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है, दैट एक्चुअली गिव्स यू एनी काइंड ऑफ इमोशन, चाहे हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एंगर हो, व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ इमोशन इज ऑलवेज गुड फॉर मेमोरी। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज में ज्यादा फ्रस्ट्रेट फर्क ही नहीं पड़ता तो याद भी नहीं रहेगा, फर्क पड़ता है तो याद रहेगा, इसीलिए कह रहा हूं अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करना। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों जो मैं आपको आज के लिए दे रहा हूं, और ये रहेंगे आपकी डीबीपी के अंदर, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। स्पेशल क्लासेस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया 6 से 7 रोज शाम को 6 से 7 में स्पेशल क्लासेस लेता हूं, और उन क्लासेस के अंदर उनका उनका जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये है इनका शेड्यूल, ये जो tinyurl.com/anusar special, यहाँ से आपको दो चीजें मिल जाती हैं, एक तो आपको सारे के सारे क्लासेस का शेड्यूल मिल जाता है, साथ ही साथ आपको मिल जाता है यहाँ से पर्सनल मेरा जो लिंक है जहां से आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो अनअकैडमी की ऐप के थ्रू। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, वहां पे आप डायरेक्टली मुझे जाके सीधे सीधे मुझसे आप जो चाहो, आप मुझसे जो भी आप पूछना चाहें, जिस भी बारे में आप जानकारी लेना चाहें, वो आप मुझसे ये सारी की सारी बातें कर सकते हैं, चाहे वो मैसेजेस हो या आप मैसेज कर सकते हो। फॉलो जरूर कर लेना, उससे क्या होता है कि मेरी जितनी भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है वो अपने आप आपको मिलते रहते हैं और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडेज को मैं यहाँ पे क्लासेस ले रहा हूँ। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ वो है वेव्स की क्लास 11th की, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडेज को मैं ले रहा हूँ क्लास 12th की क्लास। अभी चल रहा है वहां पे ईएमआई और एसी, उसके बाद वहां पे चलेगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वैसे रेगुलरली चल रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे चलेगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप लोगों को, सब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, अच्छा फिर भी आपको याद दिला दूं, ये सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, पूरा जितना मुझे आता है ना उतना उतना भी पढ़ा रहा हूँ, और रोज पढ़ के और पढ़ा रहा हूँ, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जितना जितना आपकी जितने की आपको रिक्वायरमेंट है वो उससे तो ज्यादा ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आपने ये क्लासेस इज्जत से कर ली ना, गारंटीड मेरी तरफ से, तो मैं फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो 160 तो आपके आ ही सकते हैं। जितना मैं काम कर रहा हूं, करने को कह रहा हूं आपसे, वो आपने कर लिया, सारी क्लासेस सिंसियरली कर ली, नोट्स बना लिए, और कम से कम डेली 30 to 40 क्वेश्चंस अगर आपने फिजिक्स के अटेम्प्ट कर लिए, मैं सॉल्व करने की भी नहीं कह रहा, अटेम्प्ट भी कर लिए तो भी मेरे लिए काफी है। पर प्लीज नोट, अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देखा छोड़ दिया, हाँ हो गया अटेम्प्ट, नहीं हुए सर सवाल, ठीक है, वो नहीं। अटेम्प्ट का मतलब ये है कि एक सिंसियर एफर्ट, एक ऑनेस्ट एफर्ट होना चाहिए आपकी तरफ से कि हाँ भाई मैंने कोशिश करी, पूरी जान लगाई, सब दिमाग लगा लिया, आगे पीछे से इधर उधर से नोट्स भी खोल के देख लिए, फिर भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि तुम फिर तो उस केस में क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लोगे। ठीक है, नोट्स देखने के बाद एनसीईआरटी के एक बार रीडिंग लगा लिया, एचबी के 2-4 सवाल कर लिए, उसके बाद तो हो ही जाएगा यार, सवाल सवाल ही तो है यार, ऐसा तो है नहीं कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, चलो साथ ही साथ में यहाँ पे आपको ये जो ऑलरेडी जो मैं क्लासेस ले चुका हूँ उन सब के जो लिंक्स हैं वो भी मिल जाते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये है हमारे जो अनअकैडमी, जो इस चैनल के जो हमारे टीचर्स हैं, उन सबके जो क्लास टाइमिंग्स हैं वो इस तरीके से हैं, और जो रेगुलर क्लास टाइमिंग्स हैं। और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए, उसको लेने का सीधा सीधा रीजन ये है कि भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, आप अपने एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। 70 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं बच्चों यहाँ पर, सिर्फ नीट ही नीट में 70 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं। इतने सारे अगर एजुकेटर्स आपके सामने एक साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर आदमी से पढ़ते रहोगे, आप एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा, या सॉरी एक सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा 2 टीचर से आप पढ़ो, उससे ज्यादा से नहीं। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि मतलब यहाँ से भी आया या इधर से भी लिया, इधर से भी लिया, इधर सुबह से शाम तक बैठ के क्लासेस ही कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो वैसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। ठीक है, अच्छा पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स होते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे जो बहुत ही खूबसूरत चीज होती है वो होती है टेस्ट का एनालिसिस, और सबसे खूबसूरत जो चीज लगती है वो मुझे लगता है डाउट क्लियरिंग सेशन। हर चौथा सेशन किसी भी प्लस चैनल के ऊपर एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसके अंदर आप जो चाहे क्वेश्चन वहां पे जाके अपना यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से शो करते हो तो यहाँ पे जो एजुकेटर यहाँ पे रहते हैं वो आपको लाइव उस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझाते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, पूरा आपके साथ मिलकर वो इस क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, अच्छा जो कोर्सेज हैं जो हम लोगों ने चला रखे हैं, जैसे मेरा एक अभी जो कोर्स चल रहा है प्लस के ऊपर, वो है ये संकल्प कोर्स चल रहा है।
संकल्प कोर्स के अंदर मैंने एक्चुअली संकल्प रखा है क्योंकि मैं 11th और 12th का सारा सिलेबस दिसंबर एंड तक या ज्यादा से ज्यादा मिड ऑफ जनवरी तक खत्म कर दूंगा। वी आर ऑन ट्रैक, हम बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं। डेली एक क्लास 11th की और एक क्लास 12th की आप अगर आप मेरे साथ अटेंड करते हो तो आई एम मोर देन श्योर कि मैं आपको 160 प्लस स्कोर लाइव बना दूंगा। और उस केस में साथ ही साथ आप इस मतलब मैं आपको मटेरियल भी यहाँ पे ऐसा प्रोवाइड करूंगा, जो कोटा का जो मटेरियल होता है ना, जो जिससे हर साल रैंक्स आती हैं, वो मटेरियल मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ और उन्हीं में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम यहाँ पे डिस्कस भी करते हैं। तो बहुत ही मतलब अमेजिंग सा एनवायरनमेंट रहता है। बच्चे भी हमारे बहुत ज्यादा खुशी होती है जब बच्चे एकदम से मैसेज करते हैं ना कि अरे सर वो हमारा ईएमआई का एग्जाम हुआ था और उसमें मेरे इतने में से इतने आए, मतलब जो बंदा क्लास में टॉप करता है ना मेरे उससे भी ज्यादा मार्क्स है। तो मतलब इट रियली फील्स गुड एंड रियली फील क्या कहो, एक ग्रेटिफिकेशन आ जाता है, एक अप्रिसिएशन मिलता है अपने लिए। इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, चलिए तो अनअकैडमी को ये जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद नीट पे जाओ, वहां से जाने के बाद प्लस पे जाओ, वहां से जाने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए, वहां से जाने के बाद 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। इससे कम वाले जो सब्सक्रिप्शन है वो यूजुअली बच्चे या तो क्रैश कोर्स वाले बच्चे लेते हैं, या वो बच्चे लेते हैं जो सिंसियर नहीं है, या फिर वो बच्चे लेते हैं जो अभी सिंसियर तो है पर अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, तो चलो चेक करके देख लेते हैं वाली बात होती है। लेकिन जितने सिंसियर बच्चे हैं जिनके माइंड में क्लियर है ना उनका टारगेट, वो मैं देखता हूँ कि 9, 10th और 11th वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। और 12th या 13th या ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, ले लगा के खत्म करो, क्योंकि उसके बाद आपको कुछ और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बस सबको फॉलो करते जाओ, बिल्कुल आपको डॉक्टर बना के ही छोड़ेंगे, लगातार आपके साथ लगे रहेंगे। ठीक है, इसकी जो फीस है वो वैसे तो ऑलरेडी काफी कम है, इट्स लाइक 50 रुपीज पर डे। पर अगर आप चाहो तो आप ये इस फीस को और भी कम कर सकते हैं। ये वाला कोड है, ये कोड मैं आपको दे रहा हूँ, कोड है अनु10, अनु क्योंकि अनु मेरा नाम है, 10 क्योंकि 10% का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो। और उस केस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, साथ ही साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलती है, मेरे 15 साल के एक्सपीरियंस का फायदा मिलता है। और एक और बात है, वो मिलता है आपको मेरा सपोर्ट इन द सेंस आपको कोई भी हैरानी है परेशानी है एकेडमिक, तो उस केस में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि भाई फिजिक्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है, या अगर आप सब्जेक्ट्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, टाइम बैलेंस नहीं हो रहा है, मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं को मैं आपको, या आपको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है कि भाई किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम पे के टाइम पर अटेंड करना चाहिए, वो सारी की सारी जो हेल्प है वो आपको मेरी तरफ से मिल सकती है ओनली इफ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और कोड यूज करें। ये वाला कोड क्या है, अनु10। ठीक है, तो 1 साल की फीस जो है वो इतनी है, 2 साल की फीस ये है, आफ्टर डिस्काउंट है ये। प्लीज नोट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइस हाइक का अलर्ट आ चुका है और ये जो फीस है ये बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। पुरानी फीस के ऊपर अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो बिना समय और बिना पैसे को बर्बाद किए जितनी जल्दी हो सकता है सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो एक बार फीस बढ़ गई तो फिर उसके बाद कोई रोल बैक नहीं होगा उसका। ठीक है, तो कोड क्या है, अनु10। क्या नाम है, अनु10। इसी कोड को यूज करना। और आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, मजा आया होगा, और आई होप कि आपके डीपीपी में 9 में से 9 सवाल सही होंगे और आने वाले डीपीपी के भी आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। विद दैट वी कम टू द एंड, और लास्ट में मैं वही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कोड ये वाला याद रखना, और साथ ही साथ जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड एंजॉय। जय हिंद।